नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइलोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, एक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, कल 20 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी ने फिर से ऐतिहासिक बना दिया। उन्होंने फिर से एक बार साबित किया कि किस तरीके से भारतीय राजनीति में जो बड़े बड़े विजनरी नहीं कर पाए, इस भारत और भारत देश के लिए, भारत के लोगों के लिए वह काम आजादी के 75 वर्षों बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने किया है। और उससे एक चीज स्पष्ट हो गया कि भारत के लिहाज से, भारतीयता के लिहाज से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो सोच है वह बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी तरीके से उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस तरीके से पहले के बिजनरियों में हुआ करता था, जिन लोगों के सामने बिजनरी होने का तगमा लगा था जिनके नाम पे, वह इतने बिजनरी थे कि जो काम उनको आजादी के साथ साथ ही कर लेना चाहिए था, उन कामों को भी वह या उनके वंशज जिन्होंने इस देश पे कई एक दशकों तक एक छत्र राज किया, वो नहीं कर पाए। और इससे फिर एक बार साबित हुआ कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने अपनी राजनीति के लकीर को इतना लंबा कर लिया कि वर्तमान समय में उनको मिटाने वाला फिलहाल तो कोई है नहीं, और ये कई दशकों में होगा इसकी भी कोई अनुमान अभी नहीं लगा सकता है। दरअसल कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश में जो अब तक अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून चल रहा था, उस कानून को समाप्त करने के लिए और उसके जगह पे भारतीय कानून जो भारत के लिए होगा, भारतीयों के लिए होगा, भारत के हित और भारतीयों को हित के अनुरूप होगा, उसको लोकसभा में पारित करवाए। जी हां, दरअसल कल 20 दिसंबर को अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जो कि इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह लेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का जगह लेगा, तीसरा भारतीय साक्ष्य विधेयक जो कि एविडेंस एक्ट 1872 का जगह लेगा। इन तीनों ही बिलों को पारित करवाया है लोकसभा से, और हो सकता है आज या कल राज्यसभा से भी वो पारित हो जाएगा और उसके बाद यह कानून बन जाएगा। और जैसे ही यह कानून बनेगा राष्ट्रपति जी के मुहर के बाद, उसी समय से इस देश के ऊपर जो अब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून, जिसको एक तरह से गुलामी के प्रतीक चिन्हों के रूप में देखा जाता रहा है, उसका अंत हो जाएगा। सवाल यह कि जो काम आज अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी कर रहा है, इस देश में 2014 से पहले इस तरीके का मौका बहुत से लोगों को मिला। बड़े बड़े विजनरी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आए इस देश में, इस देश का नेतृत्व किया, लेकिन फिर भी वह एक भी ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं कर पाए जिनको इतिहास याद रखेगा। लेकिन 2014 के बाद से जैसे ही नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत का सरकार बना, इस सरकार ने और मोदी शाह के जोड़ी ने कई एक ऐसे कार्य को बड़े ही सफलतापूर्वक, सरलता से निष्पादित किया है, जिसके आसपास भटकने से भी पूर्ववर्ती सरकारें और विजनरी नेताओं को डर लगता था, जो उनको छूना नहीं चाहते थे। चाहे जीएसटी कानून हो या नोटबंदी जैसे कड़े फैसले हो, या जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करना हो, या फिर महिलाओं को आरक्षण देना हो, या फिर इस अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म करना हो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी ने इन कानूनों के माध्यम से भारत के लोगों को आसान तरीके से कैसे न्याय मिले, इसका उचित प्रबंध किया है। और साथ ही साथ देशद्रोहियों से लेकर शासन, प्रशासन, न्याय क्षेत्र के व्यक्तियों और बहुत सारे जो PIL गैंग चलते थे, उन सब को बड़ा ही झटका दिया है। जिस तरीके का बदलाव अब किया गया है, अगर यह बदलाव आजादी के दौरान हो गया होता या
आजादी के कुछ वर्षों बाद भी हो गया होता तो आज जो हमारे देश के लोग, आम नागरिक जो अदालत जाने से डरते हैं और सिर्फ इसलिए डरते हैं कि ना जाने अदालत में उनको न्याय कितने वर्षों में मिलेगा, उनके जीते जी मिलेगा या मरने के बाद मिलेगा, वह डर नहीं होता। इस तरीके से आज अदालतों में करोड़ों करोड़ केस पेंडिंग है, अटका हुआ है, वह नहीं रहता। जिस तरीके से बड़े बड़े अपराधी, भ्रष्टाचारी, सजा याफ्ता अपराधी कानून का ही आड़ लेकर उनमें छिपे हुए कुछ लूप होल्स को आधार बनाकर मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है, वह नहीं कर रहे होते। लेकिन अब यह उम्मीद जगा है कि जिस तरीके का प्रावधान गृह मंत्री जी ने इन तीनों भारतीय कानूनों में किया है, इसके बाद इस तरीके का कोई संभावनाएं नहीं बचेंगी। लोगों को न्याय पाने में आसानी होगा, लोग खुलकर भरोसे के साथ अदालत में जाएंगे, लोगों को न्याय प्रणाली के ऊपर भरोसा बढ़ेगा। लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि अगर हमारे पास कोई कपिल सिब्बल नहीं है, कोई अभिषेक मनु सिंघवी नहीं है, कोई प्रशांत भूषण नहीं है, तो हमें न्याय नहीं मिल सकता है। यह सोच खत्म होगी। प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर जो न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, वह वर्षों वर्षों तक केस को अटकाए लटकाए रहते थे, अब वह नहीं कर पाएंगे। अब कोई इस देश में मुख्तार अंसारी या आजम खान नहीं होगा जिनके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे हो और उनके ऊपर किसी भी अदालत में कोई सुनवाई न हो रहा हो। अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल अमित शाह जी ने लोकसभा में अधिनियम को पे चर्चा के दौरान कहा कि अंग्रेजों के जमाने में बने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े तीनों विधेयक लोकसभा से तो पहले इससे जुड़ी खबर को देख लेते हैं। अंग्रेजों के जमाने में बने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े तीनों विधेयक लोकसभा से पारित हो गए हैं। विधेयकों पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि इसको लागू होने के बाद दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली भारत की होगी। गुरुवार को इन विधेयकों पर राज्यसभा में मुहर लग सकती है। अधिकांश विपक्षी नेताओं की अनुपस्थिति में हुई चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि पहली बार आपराधिक न्याय प्रणाली का आत्मा भारतीय होगा। उन्होंने दोनों कानूनों का फर्क बताते हुए कहा कि अंग्रेजों के जमाने में बने कानून का मूल्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का रक्षा करना था, इसलिए इसमें दंड को मूल में रखा गया था, ना कि न्याय को। औपनिवेशिक हितों से जुड़े सरकारी खजानों से लूट, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई थी। वहीं नए कानून में महिलाओं, बच्चों के प्रति अपराध, हत्या व हत्या के प्रयास, देश की सीमाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को सबसे पहले रखा गया है। कानून बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने का दावा करने वाले कांग्रेसी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यदि मन भारतीय रखोगे तो अंतर समझ में आएगा, यदि मन इटालियन का रखोगे तो नहीं समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि भारत में न्याय की अवधारणा बहुत पुरानी है और ये कानून उसी पर आधारित है। अमित शाह ने कहा कि पहली बार आतंकवाद को परिभाषित करते हुए इसे सामान्य कानून का हिस्सा बनाया दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ विशेष गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यूएपीए के होते नए कानूनों में इसे जगह देने के विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए शाह ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें यूएपीए नहीं लगाकर सामान्य धाराओं में केस दर्ज करती थी, अब उन्हें आतंकवाद से जुड़े मामले में नई धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। इसी तरह से राज्यद्रोह के कानून को खत्म कर देशद्रोह को कानून को लाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को इसी राजद्रोह कानून के तहत अंग्रेज जेल में रखते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने आजादी के बाद भी इसे बदलने का प्रयास नहीं किया। मॉब लिंचिंग के लिए मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं के हमलों पर जब पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि वे सिर्फ इसका राजनीति इस्तेमाल नहीं करते, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया। विपक्षी नेताओं के हमले पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि वह सिर्फ इसका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं लाया। उन्होंने मॉब लिंचिंग को घृणित अपराध बताते हुए कहा कि हम पहली बार इसके खिलाफ कानून बनाकर कड़ी सजा का प्रावधान किया है। नए कानून बनाने के लिए व्यापक परामर्श की जानकारी देते हुए अमित शाह ने कहा कि 2019 में ही सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से इस पर राय मांगी गई थी।
इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के साथ बार काउंसिल और विधि विश्वविद्यालयों से भी सुझाव लिए गए थे। सभी सांसदों और आईपीएस अधिकारियों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए। कुल 3200 सुझावों पर गहन विचार विमर्श करने के बाद नए कानूनों को तैयार किया गया है। अमित शाह ने कहा कि एक एक शब्द पर विचार करने के लिए उन्होंने खुद 150 से अधिक बैठकें की। शाह ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य देश में सजा की दर को 90% से ऊपर ले जाना है, जो काफी कम है। इसलिए इसमें फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों को अहम स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कानून अगले 100 वर्षों तक तकनीक के विकास को समायोजित करने में सफल साबित होंगे। इन विधेयक से जुड़े हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसको सभी को जानना चाहिए, जिससे यह स्पष्टता हो जाएगी कि अब किस तरीके से यह कानून इस देश के लोगों को न्याय दिलाने में सहायता करेगी, आसानी से उनको न्याय मिलेगा। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। इस देश में जो पुराना अंग्रेजों का द्वारा बनाया गया कानून था उसमें आतंकवाद का कोई परिभाषा ही नहीं था। कौन सी घटना आतंकवाद की घटना में आएगा और कौन सी घटना आतंकवाद की घटना में नहीं आएगा, इसको परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन अब इसमें परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह का कानून लाया गया है। दरअसल राजद्रोह का जो बात गृह मंत्री जी ने कहा, जो समझाया खास करके असदुद्दीन ओवैसी को, उन्होंने कहा कि राजद्रोह का मतलब है सरकार का द्रोह, और यह आजाद देश है, इसमें सरकार का मुखालफत कोई भी कर सकता है, वह अपराध नहीं हो सकता। सरकार के खिलाफ कोई भी बोल सकता है। और किस तरीके से इस कानूनों का गलत उपयोग होता था उसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि बिहार का मनीष कश्यप, उन्होंने सिर्फ बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से बिहारियों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सवाल पूछा था, जिसके वजह से मनीष कश्यप के ऊपर यही देशद्रोह का कानून लगाया गया था और उसको जेल में रखा गया था, वो भी तमिलनाडु के जेल में, जिसका वकालत कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा, पीड़ित के अधिकारों की पूरी गारंटी, कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। यह सबसे बड़ी सहूलियत वाली चीज है कि आप कहीं भी एफआईआर करा सकते हैं। कभी कभी ऐसा घटना घट जाता है कि आपके साथ जो अपराध किया है, अगर वह अपराधी रसूखदार है, वो पैसे वाला है, तो फिर उसके खिलाफ आप, जो नियम था कि आप एफआईआर अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में करवाइएगा, वहां पे आप उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवा पाते थे, क्योंकि उस थाने में उस रसूखदार व्यक्ति का पहुंच था। उसके दबाव की वजह से वह थाना आपका रिपोर्ट नहीं लिखता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप देश के किसी भी कोने में आपका कोई भी रिश्तेदार आपके साथ घटे हुए घटना के खिलाफ एफआईआर करवाएगा और वह एफआईआर होगा, और उस एफआईआर को 3 दिनों के अंदर आपके क्षेत्रीय थानों का पुलिस उस पर कार्य करेगी। यह सबसे बड़ी बदलाव है। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। ये सिर्फ एफआईआर ही नहीं होगा, उसमें क्या कार्रवाई हुआ, क्या कार्रवाई हो रही है, उसका स्टेटस रिपोर्ट भी आपको बताया जाएगा। पीड़ित की मर्जी के बगैर राज्य को केस वापस लेने का अधिकार नहीं। जिस तरीके से अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी का सरकार बना था 2012 में, उस समय कई आतंकियों का केस राज्य सरकार वापस लेना चाहती थी, वापस लेने की पूरी तैयारी कर लिया था, लेकिन हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वह केस वापस नहीं हो पाया था। अब कोई भी सरकारें बिना पीड़ित के पक्ष जाने केस को वापस नहीं ले सकती। ऑनलाइन शिकायत पर भी 3 दिन के भीतर दर्ज होगी एफआईआर। यही जो सब अभी मैं इसको बताया हूं, उसका यह अर्थ है कि अब आप कहीं से भी एफआईआर करा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस पर कार्रवाई करना होगा 3 दिनों के भीतर। एफआईआर से लेकर ट्रायल और फैसला सुनाने तक की समय सीमा भी तय किया गया है। अब तारीखों पे तारीख या बार बार डेट मांगना, तारीख मांगना, चाहे वो जांच एजेंसी मांगे, पुलिस मांगे या पीड़ित व्यक्ति के लिए उनका वकील मांगे, कई बार तो इन तारीखों का उपयोग वकील अपने मुलाजिमों को बचाने के लिए भी करती है। वह तारीखों के तारीख वाला खेल खत्म होगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। अब हर एक चीजों की आप निगरानी, उसका स्टेटस रिपोर्ट चेक कर पाएंगे। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है, यानी कि
अगर आपके घर पे पुलिस वाला छापा मारता है या कोई रसूखदार व्यक्ति अगर चाहता है कि कोई सामान आपके घर पे रखवा के, या कई बार होता है कि बहुत से ऐसे केस होता है कि पुलिस वाले ही उनको फंसा देते हैं, जिसके घर पे छापा मारने जाते हैं पुलिस वाले ही उसके घर पे हथियार रख दिया या कुछ भी रख दिया, या बहुत से ऐसे केस है कि किसी अपराधी के घर से कोई सामान मिलता है, कोई ऐसे पदार्थ मिलता है जो गैर कानूनी है, तो उसको पुलिस वाले मिली भगत करके या बहुत सारे ऑफिसर मिली भगत करके उसको हटा देती है और उस केस को खत्म कर देती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, यह लूप होल्स नहीं छोड़ेगी सरकार। अब आपको जब्ती या तलाशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा, क्या आप जब्त कर रहे हैं, क्या आपको मिल रहा है, इस सब की जानकारी डिजिटली रखनी पड़ेगी। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प, 7 साल या उससे अधिक सजा के मामले में फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य। अगर कोई गंभीर आरोप आपके ऊपर लगता है तो अब यह आरोप सिर्फ इसलिए आपके ऊपर नहीं लग जाएगा कि किसी व्यक्ति ने कहा है या पुलिस अपने चार्जशीट में आपके ऊपर कई बिना बेवजह के धाराएं जोड़ देगा। उससे जुड़ी हुई फोरेंसिक जांच भी अगर आप साबित करता है तभी आप अपराधी होंगे, या कोई अपराधी इसलिए नहीं बच जाएगा कि पुलिस उनके गंभीर धारा अपराधों को भी मामूली से धारा में परिवर्तित कर देगा और उनके जांच रिपोर्ट जो पंचनामा होता है और भी जो प्रक्रिया होता है उसको नहीं बदल पाएगा, केस कमजोर नहीं हो पाएगा, या किसी तरीके का कोई गोलमाल या कोई सेटिंग का खेल नहीं होगा। इसलिए हर एक चीजों की डिजिटली रखना पड़ेगा, डिजिटली रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, चाहे गवाह हो, सबूत हो, तलाशी हो, कुछ भी हो, जब्ती हो, सबका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको अब रखा जाएगा। छोटे मोटे अपराधों को जल्द निपटाने के लिए समरी ट्रायल, तेजी से न्याय दिलाने का प्राविधान। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। 10 साल या उससे अधिक की सजा वाले भगोरे अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। अब कोई इस वजह से नहीं बचा रहेगा कि कोई गंभीर अपराध करके अगर वो नेपाल भाग जाता है या किसी भी देश में भाग जाता है, चाहे वो विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, या और भी जितने भी हो, ललित मोदी हो, या जो भी व्यक्ति हो, अगर कोई देश के खिलाफ कोई अपराध करता है या किसी समाज के खिलाफ ही कोई अपराध करता है और वो भाग जाता है, उसके ऊपर मुकदमा हो जाती है, तो उसके ऊपर अदालतें कार्रवाई इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वो इस देश में नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा, वो कहीं भी रहे दुनिया में, अगर 30 दिनों के अंदर कोर्ट में अगर वो सरेंडर नहीं करता है वारंट निकलने के बाद, तो उसके केस पे ट्रायल शुरू होगा, उसको सजा सुनाया जाएगा और सजा के अनुरूप उसका संपत्ति भी जब्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। स्मार्टफोन, लैपटॉप के मैसेज, वेबसाइट व लोकेशन भी साक्ष्य होगा। अब जो ये शहरी नक्सली, जो अर्बन नक्सल जो प्रयोग करते थे कि व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा, इस तरीके से मॉब इकट्ठा करते थे और कहीं पे हिंसा करवाते थे, आगजनी करवाते थे। ये जो छोटे छोटे बातों पे जो इकट्ठे हजारों हजार की संख्या में कहीं पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अब इस तरह के अपराधों में अगर व्हाट्सएप वगैरह में या किसी भी तरीके से अगर कोई कनेक्शन निकलता है तो उसे भी साक्ष्य माना जाएगा और उसको अब अदालत सबूत के तौर पे मान्यता देगी, मानना पड़ेगा, उसके आधार पे उसको सजा हो। भगोरे अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा केस। ये सब तो ये जो सिस्टम बना है, ये जो नया जो कानून आया है, इस कानून के माध्यम से सिर्फ यह कोशिश किया गया है कि किस तरीके से भारत और भारत के लोगों के हितों का रक्षा किया जाए, जो कि बहुत जरूरी था। इस तरीके का कार्य पहले ही हो जाना चाहिए था, जो कि ना हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति था जो ना हो पाया, लेकिन देर से ही वाला जो अब हुआ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ऐतिहासिक कार्य है। और नरेंद्र मोदी जी के कई ऐतिहासिक कार्यों में यह एक और ऐतिहासिक कार्य जुड़ गया, जो कि सबसे अहम माना जाएगा। आजाद भारत के इतिहास में यह जो बदलाव हुआ है, यह सबसे ऐतिहासिक कार्य माना जाएगा, मोदी सरकार का सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। तो सिर्फ विजनरी होने से नहीं होता है, विजनरी का तगमा मिलने से किसी को विजनरी कोई नहीं हो जाता है। विजनरी वाला सोच होना चाहिए जो इस समय के सरकार के पास है, और वो उस सोच के आधार पे काम कर रही है, जो जमीन पे दिख रहा है।
सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है, यह जमीन पे दिख रहा है इनका काम। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।